हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू एलन ऑनलाइन। अब आज का ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। और बोर्ड एग्जामिनेशन अभी दूर है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अभी से बना ली और उसे अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो मार्क्स भी बहुत अच्छे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब साइंस सब्जेक्ट एक हाइप्ड सब्जेक्ट है, बच्चों को उससे डर लगता है कि शायद बायोलॉजी का पेपर टफ आए या फिजिक्स का पेपर टफ आए या केमिस्ट्री का पेपर टफ आए, तो कैसे हम उसे डील करें। तो बस क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारे पास 4 ही चैप्टर्स हैं। 25 मार्क का आपका पेपर इन्हीं 4 चैप्टर से आने वाला है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इन चैप्टर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है ताकि हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाएं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में फिजिकल केमिकल चेंजेस हमें आता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हमें छोड़ के नहीं जाना है। साथ ही साथ बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखें। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा और इन सब टाइप्स में कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आती तो आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इन सब में डीकॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी जो इस टाइप से बेस्ड है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट टाइप जो कि है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यहां से भी पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएं। और साथ में एक टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो चांसेस हो सकते हैं वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप इन टॉपिक से फ्रेम हो जाएं। अब बात करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट की। इंडिकेटर एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस हैं इंडिकेटर से। लिटमस हो गया हमारा, फिनोप्थिलीन हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, कलर चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब रिएक्शन, एसिड और मेटल की रिएक्शन कैसे हो रही होगी, या एसिड जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो हमें याद होने चाहिए। और साथ ही साथ पीएच स्केल, एसिड में क्या रेंज होगी, बेस में क्या रेंज होगी, और इस पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 2 या 3 नंबर के। साथ ही साथ क्लोर एल्कली प्रोसेस वेरी मच इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर्स बनने के चांसेस हैं और आते ही हैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन। साथ ही साथ सॉल्वे प्रोसेस और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने ही है। अब बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन अभी हमने एक देखी एसिड और मेटल की, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है मेटल और वाटर की। अब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बॉइलिंग के साथ कर रहा है या स्टीम के साथ कर रहा है, तो कौन से मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये हमें याद होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड मतलब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। फिर आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी में हो गया एनरिचमेंट, कैसे आप उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर भी हमें याद होनी चाहिए, लो रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव। फिर फाइनल स्टेज हमारी आती है रिफाइनिंग, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे बात करते हैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की। तो कोरोजन हमने चैप्टर 1 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है, तो बस उसके प्रिवेंशन पे हम यहाँ पर थोड़ा फोकस करें। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट और हाइप चैप्टर अगेन, क्योंकि हमें डर लगता है इस चैप्टर से, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन वर्सेटाइल नेचर में जैसे कि कैटेनेशन क्वेश्चंस बनते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन बनेगा, हमें पता होने चाहिए पूरे रूल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आती ही एग्जाम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एस्टेरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये आपको सीधे सीधे मार्क्स दिलवा सकती हैं और जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं या तो एमसीक्यू बन सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। साथ ही साथ यहाँ पर होता है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, तो हमें इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। अब बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आपकी फेवरेट बायोलॉजी फैकल्टी को। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जाना रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की तो स्ट्रैटेजी आपने बना ली। अब हम यहां पर प्लान करते हैं हमारी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी को। तो बायोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें यहां पर सिलेबस देखना होगा। हमारे सिलेबस में 2 यूनिट्स हैं, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाली यूनिट के अंदर ये जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। इस यूनिट का वेटेज 25 मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और जो सेकंड यूनिट है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर आपका चैप्टर आता है आर एनवायरमेंट, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स का। तो चलिए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लाइफ प्रोसेसेस ओनली। लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट सेगमेंट में आता है न्यूट्रिशन, जहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ द चैप्टर, यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें आपको पूरा सीक्वेंस लर्न करना है कि कहां पर किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन कंप्लीट होता है, किसका स्टार्ट होता है। ओके, आपको इस पूरी चीज का एक टैबुलर फॉर्मेट बना के रखना है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सब टॉपिक रेस्पिरेशन। उसके अंदर एरोबिक एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए और इनकी इक्वेशंस भी आपको लर्न करनी है। ओके, उसके बाद में एक्टिविटीज जो है इस सेगमेंट से रिलेटेड, उसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सो स्टूडेंट्स वहां पर आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर आपको ऐसा डायग्राम दे दिया गया तो आपको लेबल करना आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लर्न करना है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि कैसे ये गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करें अबाउट द सब टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। अभी जो सीबीएसई से सैंपल पेपर आया है उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में डबल सर्कुलेशन एक छोटा सा टॉपिक है बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में ब्लड वेसल्स और उनके बीच के डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिम्फ, आफ्टर दैट इट इज द एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन। सो ये जो टॉपिक है ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से रिलेटेड है। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे फूड और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब लास्ट जो सब टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का वो है एक्सक्रीशन। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से लर्न करना है। उसके अंदर आपको उसके पार्ट्स लेबल करना आना चाहिए, डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ओके, उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस आपको समझना होगा, जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करते हुए चलने हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई लाइफ प्रोसेस की। बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्व इंपल्स कंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी हमारे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर हार्मोन्स एंड फंक्शंस, यहां से भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है हमारे पास में। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने सैंपल पेपर्स को इवैल्यूएट करके ही आपको बताए हैं। लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस थे उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, सो आपको सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म, यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स बाइनरी
प्री फिजन, बडिंग और रीजनरेशन। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं बहुत प्रॉपर्ली और इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको लेबल करना आना चाहिए। पार्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर वो पार्ट्स को देखकर उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इसमें आपको पूरा स्टेप वाइज हर एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये तो बात हुई अबाउट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। इसमें लास्ट एक और टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं हेरिडिटी की। अब इस हेरिडिटी चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे सैंपल पेपर में हमें गिवन है। ओके, और यहां से मेंडल के लॉ से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में हमसे पूछा गया है इस बार। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर हेरिडिटी चैप्टर। लास्ट अब हम यहां पर देखते हैं रिगार्डिंग आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट बहुत आसान चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर है। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को। ओके, तो ये बहुत स्कोरिंग है, 5 मार्क्स का आता है ये अकेला चैप्टर। ओके, सो यहां पर आप देखिए इसमें क्वेश्चंस इकोसिस्टम से आता है, क्वेश्चन फूड चेन और फूड वेब से आता है। अभी भी सैंपल पेपर में है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन शॉर्ट ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन से रिलेटेड आता है। तो स्टूडेंट्स यहां तो हमने स्ट्रैटेजाइज कर लिया कि हम बायोलॉजी कैसे पढ़ने वाले हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी आपके फिजिक्स फैकल्टी को ताकि वो आपको एक्सप्लेन करें कि आप फिजिक्स की स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करें। ओके, तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एंड बायो के तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख चुके होंगे एंड मुझे पता है कि आप फिजिक्स का वेट कर रहे थे। अब फिजिक्स कुछ बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। नो मैटर आप कौन से कैटेगरी में हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स देन देयर आर 4 चैप्टर्स। पहले के 2 चैप्टर्स जो है लाइट एंड ह्यूमन आई, इससे कंबाइंड 12 मार्क्स का पूछा जाता है एंड लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इससे कंबाइंड 13 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इन टोटल वी हैव 25 मार्क्स। सीबीएसई इंडिविजुअल चैप्टर्स के वेटेज को डिफाइन नहीं करता। इफ वी टॉक अबाउट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मेरा पहला सजेशन है कि आप सबसे पहले मिरर हो या लेंस हो, इसके जो रे डायग्राम्स है इसको मास्टर करो। एंड आपको यह बात ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस रिलेटेड है। जैसे कनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं एंड कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं। सो टोटल आपको 6 केसेस प्लस 2 केसेस मिरर के एंड 6 केसेस प्लस 2 केसेस मतलब टोटल 18 केसेस में आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया जाएगा। आपको इमेज का पोजीशन, साइज एंड नेचर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ डेफिनेशन रटने से नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी स्मॉल, दैट इज पावर ऑफ लेंस। एक सिंपल फॉर्मूला है बट यहाँ पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। पावर जब आप डायोप्टर में लिखते हो तो फोकल लेंथ का यूनिट मीटर में होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। जब मैं मिरर एंड लेंस फॉर्मूला की बात करता हूं तब आपको यह ध्यान में रहना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर के लिए है एंड मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, वेयरएज लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। तो ये गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करो, इन चीजों को प्रैक्टिस करो, देन यू आर मोर देन गुड टू गो। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फर्स्ट सजेशन इज आप ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब आप डायग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिफरेंट पार्ट्स को जब आप लेबल कर रहे हो तो आपके मन में उन पार्ट्स का फंक्शंस भी आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्लेरा का फंक्शन कभी उन्होंने पूछ लिया ना, आपको पता ही नहीं है। सो हर एक पार्ट का आपको फंक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट यू शुड टॉक अबाउट द ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो मायोपिया क्या होता है एंड हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इससे नहीं होगा। आपको कॉजेस भी पता होना चाहिए, आपको करेक्शन भी पता होना चाहिए, लेंस का कितना पावर होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए एंड इनके जो डायग्राम्स है इनको भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। देन वी हैव डिस्पर्शन थ्रू अप्रिज्म। डिस्पर्शन इज वेरी सिंपल, बट डिस्पर्शन से रिलेटेड
जो एक नेचुरल फिनोमेना है विच इज रेनबो फॉर्मेशन। बार बार पूछा जाता है रेनबो फॉर्मेशन का कॉज क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सरफेस में क्या होता है, डिस्पर्शन। सेकंड सरफेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये भी एक गलती है। एंड थर्ड सरफेस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे देन दिस चैप्टर इज आल्सो गुड टू गो। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोगों को डर लगता है, लेंदी लगता है, बट आप सबसे पहले ओहम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको मास्टर कीजिए। स्टेटमेंट के साथ साथ वीआई ग्राफ दे सकता है एंड आईवी ग्राफ, एंड उसका जो स्लोप है, जैसे वीआई ग्राफ का स्लोप मुझे रेजिस्टेंस देता है, बट आईवी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, कंडक्टेंस, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन यू शुड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको कोई सर्किट दिया जाएगा, उस सर्किट में आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज है या पैरेलल है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद आप करंट निकाल लो, एंड हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। सो अगर आपने रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज निकाल लिया, देन इससे रिलेटेड आप पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अल्टीमेटली हीट एनर्जी भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये एक बहुत अच्छा वैरायटी है। अगर इसको आपने मास्टर कर लिया देन आपके जो 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन है वो आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। देन यू हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो एप्लीकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर का कॉइल कैसा होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। एंड लास्टली इज कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बहुत सारे डिवाइसेस दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि ये डिवाइसेस इतने टाइम के लिए यूज हो रहा है एंड 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेस क्या होंगे। दैट मीन्स यू शुड नो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज kilowatt hour. And students, if I talk about the last chapter which is magnetic effects of electric current, सबसे पहले आप क्या करो, सोलिनॉइड का डायग्राम एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रैक्टिस करो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलिनॉइड। दैट मीन्स अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे देन मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देन यू शुड नो अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए, बट इससे हर साल एक श्योर शॉट क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आपको डायग्राम गिवन होगा एंड आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। देन यू शुड नो अबाउट लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं। आपको इनके वोल्टेजेस पता होना चाहिए, आपको इनके फंक्शंस एंड इनका गिवन जो डायग्राम है वो भी पता होना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक विच इज एसी करंट वर्सेस डीसी करंट, ऑलमोस्ट एवरी ईयर या ऑल्टरनेट ईयर ऐसा देखा जाता है एक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी करंट एंड डीसी करंट। एंड हैविंग सेड दैट, आपको एसी करंट का फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए विच इन इंडिया बाय द वे इज 50 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इन टॉपिक्स को मास्टर कर लिया देन यू विल ऑल्सो बी गुड टू गो विद दिस चैप्टर। सो दैट्स इट फ्रॉम मी स्टूडेंट्स। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर कीजिए, बट ये मत भूलना कि सर हम सिर्फ इन टॉपिक्स को करते हुए चलेंगे, सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो करने ही करने हैं। इसके बाद आप फुल सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। इस चैनल पे जितने भी लाइव सेशंस चल रहे हैं, अगर आप इन लाइव सेशंस में रेगुलर हो देन यू विल ऑलरेडी बी अ मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।